नमस्कार, मैं चंदन शर्मा जन स्वराज हिंदी के लिए इस वक्त गोरखपुर में मौजूद हूँ और हमारे साथ एक जानी-मानी हस्ती हैं। हालाँकि इनको बहुत सारे सम्मानों से नवाजा गया है, लेकिन फिर भी हम इनसे चाहेंगे कि अपना एक संक्षिप्त परिचय इसलिए दें क्योंकि हमारे चैनल पे ये पहली बार मुखातिब हो रहे हैं और हमारे दर्शक पहली बार जब जानेंगे, तो उनकी उत्सुकता थोड़ी बढ़ेगी। स्वागत है सर। धन्यवाद। मेरा नाम श्री नारायण पांडे है। मैं अभियान थिएटर ग्रुप का संस्थापक अध्यक्ष हूँ और पिछले 32 वर्षों से मैं रंगमंच से जुड़ा हुआ हूँ। अभियान थिएटर ग्रुप की स्थापना 2002 में हुई और तब से लगातार हम काम कर रहे हैं। विशेष करके हमारे यहाँ प्रशिक्षण का बड़ा महत्व है, प्रशिक्षण दिया जाता है और 2016 से लेकर 2024 के बीच में हमारे यहाँ से 9 लड़के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नई दिल्ली में सेलेक्ट हो चुके हैं, जबकि 2 लड़के एफटीआईआई पुणे में और एक लड़का एफटीआई अरुणाचल प्रदेश में उसका प्रवेश हो चुका है। इसके अलावा कई सारे बच्चों का प्रवेश भारतीय नाट्य अकादमी, मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा, त्रिपुरा एनएसडी में हो चुका है और यहाँ से कम 50-60 लड़के ऐसे हैं जो फिल्मों में, टेलीविज़न की दुनिया में, थिएटर की दुनिया में नाम और शोहरत कमा रहे हैं। तो आपने बताया अभियान थिएटर 2002 में शुरू हुआ। उससे पहले की आपकी जर्नी किस तरीके से रही? और फिर आपने अभियान थिएटर कब जब शुरू किया, उसके बाद की जर्नी? लेकिन पहले हम उससे पहले की जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। दरअसल 1991 में गोरखपुर विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहा था। उसी समय जैसे स्कूल कॉलेज में कार्यक्रम होते हैं, विश्वविद्यालय में भी एक छोटा-सा कार्यक्रम हुआ, उससे मैं जुड़ा। उसके बाद मैं थिएटर, प्रोफेशनल थिएटर करने लगा। फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का गोरखपुर में एक 1992 में वर्कशॉप होता है, उसको मैंने ज्वाइन किया। फिर 94 में एक संगीत नाटक अकादमी और एनएडी के तत्वावधान में लखनऊ में हुआ। वहाँ वर्कशॉप मैंने किया, राष्ट्रीय स्तर के कई प्रशिक्षक लोग उसमें आए थे और उसके बाद से मैं यहाँ की शहर की कई संस्थाओं के साथ मिल करके स्वतंत्र रूप से मैं अभिनय करने लगा। पढ़ाई के दौरान पढ़ाई भी होती रही, अभिनय भी होता रहा। लेकिन 2000 के बाद से जो ये रंगमंच का माहौल था, उसमें बहुत शिथिलता आ गई। रंगमंच नहीं के बराबर होने लगा क्योंकि तुरंत वो टेलीविज़न मीडिया आया था और सारे लोग उधर भगे और फिर वो सब स्थितियाँ बहुत नाजुक हो गईं और फिर 2002 में ऐसे समय में जब ऐसा लग रहा था कि रंगमंच का रेगिस्तान बन गया है, ऐसे समय में हमने अभियान थिएटर ग्रुप की स्थापना की और 2002 से 2008 तक संघर्ष करते रहे। बहुत कुछ नहीं हो पाया तो 2008 से हमने प्रशिक्षण पर जोर देना शुरू किया और जब प्रशिक्षण पर जोर देना शुरू किया तो उसके बाद वो बहुत हमें सफलता मिली क्योंकि नए लड़कों की एक अच्छी खेप मिली और लगातार प्रशिक्षण होने से, प्रशिक्षण का मतलब है मैं तो प्रशिक्षण देता ही था, भारतवर्ष के जो बड़े प्रशिक्षक हैं, राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, भारतीय नाट्य अकादमी से, मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा एफटीआई से, वहां से प्रशिक्षकों को बुला करके प्रशिक्षण देने का काम शुरू हुआ। उसके बाद से स्थितियां बदली, अच्छे नाटकों का मंचन होने लगा और फिर धीरे धीरे कारवां चलने लगा। आपने प्रशिक्षण का कार्य शुरू किया, रंगमंच में आपने जारी रखा बाकी चीजें। कभी आपने ये नहीं सोचा कि जिस तरीके से बॉलीवुड के हीरोज हैं, मैं भी जाके बॉलीवुड में काम करूं? असल में होता क्या है, हर आदमी का अपना अलग अलग झुकाव होता है। तो मुझे जो रंगमंच है, जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, फिल्मों का जो ग्लैमर है उनको खींचता है, टेलीविजन का ग्लैमर है उनको खींचता है। मुझे पता नहीं क्या ऐसा है कि जिस तरीके से लोगों को फिल्मों का ग्लैमर खींचता है और टेलीविजन का ग्लैमर खींचता है, वैसा ही ग्लैमर हमें रंगमंच में महसूस होता है। तो हमने कभी टेलीविज़न या फ़िल्मों की तरफ हमारा कोई बहुत झुकाव हुआ भी नहीं। हमारे पास ऐसा सैकड़ों बार ऑफ़र आया, जैसे कि शहर में ही कई सारी फ़िल्में बनती हैं, कई सारे सीरियल शूट होते हैं, लेकिन कभी उधर ऐसा बहुत मेरा झुकाव रहा नहीं।
लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जो जितना ग्लैमर फील्ड उनको आकर्षित करता है उतना ही रंगमंच हमको आकर्षित करता है। तो इस नाते हम तन मन से इसी में लगे रहे, हम फिल्मों की तरफ कभी जा नहीं पाए। थिएटर में काम करने वाले जैसे नसीरुद्दीन शाह, पंकज त्रिपाठी और मनोज बाजपेयी जैसे लोग आजकल बॉलीवुड में और ओटीटी प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हालांकि नसीरुद्दीन साहब पहले बहुत सारी फिल्में किया है उन्होंने, और बहुत सारे लोग उन्हें मानते हैं कि उनकी जो एक्टिंग है वो आम जो ग्लैमर के जैसे सलमान खान वगैरह हैं उनसे काफी बेहतर है। आप कितना मानते हैं कि थिएटर करना और मूवीज में डायरेक्ट काम करने में कितना अंतर है? दरअसल मूवीज में तो ट्रेनिंग होती नहीं है और वहाँ तो कैमरा काम करता है। तो जो आदमी सीखा नहीं है तो वो काम नहीं कर सकता है। आ, थिएटर जो है वो सीखने का काम, सीखने सिखाने का काम थिएटर में ही होता है। तो जितने भी बड़े कलाकार हैं वो थिएटर से ही गए हैं। जैसे जो नसीर हैं या जो भी थिएटर का आर्टिस्ट है वह चरित्र निभाता है। जो केवल फिल्मों के कलाकार हैं, जैसे सलमान खान ने 100 फिल्में की, तो 100 में जो भी चरित्र निभाए उसमें वो सलमान ही नजर आते हैं। लेकिन चाहे वो नवाज हो, चाहे रघुवीर यादव हो, चाहे अनुपम खेर हो, जितने भी ये बड़े कलाकार हैं, चाहे सौरभ शुक्ला हो, जितने भी थिएटर के कलाकार हैं, आप उनको फिल्मों में भी देखिए। फिल्मों में वो जितनी फिल्मों में काम किए वो कैरेक्टर निभाते हैं। वह सौरभ शुक्ला अगर 100 फिल्मों में काम किए तो 100 में अलग अलग नजर आएंगे। तो थिएटर जो है वो अभिनय सिखाता है। फिल्म जो है वो कैमरे पर काम करता है, वो एक टेक्निक सिखाता है। तो अगर हमें फिल्मों में बढ़िया काम करना है, बढ़िया चरित्र निभाना है, तो उसके लिए हमें सीखना ही होगा और सीखने का काम थिएटर ही कर सकता है। आजकल डिजिटल टेक्नोलॉजी, इंटरनेट आने की वजह से सारी चीजें मोबाइल पे अवेलेबल हैं। लोग जाना नहीं चाहते हैं थिएटर्स में या फिर लाइव चीजें नहीं देखना चाहते हैं। तो आप कितना मानते हैं कि जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है ये रंगमंच में कितना बाधक बना है या सहयोगी बना है? क्या देखते हैं इसके बारे में? देखिए, बाधक तो बना है, लेकिन तत्काल का बाधक है। जैसे आप देखिए, सिनेमा जब आया तो वो भी बाधक बना, लेकिन आज अभी सिनेमा की तरफ लोगों का झुकाव कम हो गया है। जब टेलीविजन आया तो सिनेमा की तरफ से लोग टेलीविजन की तरफ आ गए, लेकिन जब ओटीटी आया तो हर घरों में आप देखिए जो टेलीविजन लोग रखे हैं वो टेलीविजन बंद हो गया है, वो रिचार्ज नहीं कर रहे हैं। तो उधर से भी लोगों का झुकाव कम हुआ। तो अब लोगों का हर हाथ में ये मोबाइल है, तो निश्चित रूप से प्रभाव पड़ा है। लेकिन जितनी भी ये चीजें हैं वो थिएटर का कोई जगह नहीं ले सकता है, क्योंकि थिएटर जो है वो हम लाइव देखते हैं। तो जो थिएटर के दर्शक हैं वो आज भी वो थिएटर देखना पसंद करते हैं। तो हो सकता है तत्काल में वो प्रभाव पड़े, कुछ वर्षों तक उसका प्रभाव हो, लेकिन अंततः लोग जाएंगे कहाँ? क्योंकि जो लाइव है उसका कोई विकल्प नहीं हो सकता है। तो तत्काल में थोड़ा बहुत प्रभाव मैं मान सकता हूं है, लेकिन आज भी जो ओटीटी पर भी है, अगर उसको पता चलता, अगर वह थिएटर उसको पता चल गया, थिएटर उसने देखा है, शौकीन है, नाटक देखा है, तो उसको मालूम है कि ओटीटी पर जो फिल्म है वो बाद में देख सकता है, नाटक वो बाद में नहीं देख पाएगा। तो वो देखने आता ही आता है। और आंशिक रूप से मैं कह सकता हूं प्रभाव है, बहुत ज्यादा उसका प्रभाव नहीं है। नाटक का अपना स्थान है, नाटक का एक पवित्रतम स्थान है। नाटक लोग बहुत पवित्रता से देखते हैं और उसकी जगह कोई नहीं ले सकता है। आजकल का युवा रंगमंच से काफी दूर है, जैसा हमने देखा है और फील किया है। फील्ड में हमने बात की लोगों से, तो युवा को कंटेंट जो है ना वो काफी अब थोड़ा सा बल्गरियस टाइप का कंटेंट उसको चाहिए, या फिर कहानियों से, किताबों से दूर होने लगा है। तो आप किस तरीके से देखते हैं कि युवा रंगमंच से कैसे जुड़े, और जुड़ के उसको क्या फायदा होगा? दरअसल ये सही बात है कि युवा हमारा रंगमंच से दूर है, कि ओटीटी वगैरह से वो ज्यादा लगाव रखता है, क्योंकि उसमें वल्गर सीन आते हैं। इसमें जो सबसे बड़ी भूमिका है ये अभिभावकों की भूमिका है।
विद्यालयों की भूमिका है। चूंकि अभिभावक नाटक देखने जाते नहीं, अगर वो नाटक देखने जाते, अपने बच्चों को ले जाते, तो शायद उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता। वास्तव में आज आप देखें कि युवा इतने भटकाव में है, इतने डिप्रेशन में है कि आत्महत्या की घटनाएं कितनी बढ़ रही हैं। हर गार्जियन वो चाह रहा है अपने बच्चे को आईएएस बनाना, इंजीनियर बनाना, डॉक्टर बनाना। जो गार्जियन इंजीनियर नहीं बन पाया, डॉक्टर नहीं बन पाया, आईएएस नहीं बन पाया, वह अपने सपने को अपने बच्चों के माध्यम से पूरा करना चाहता है। यह असंभव है। वह उसके ऊपर जबरदस्ती लाद रहा है कि वह डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस पीसीएस बने। वह बन तो नहीं पाएगा, और अगर बन भी गया तो पूरा जीवन डिप्रेशन में रहेगा। तो इसलिए जरूरी है कि उनको, जब बच्चे छोटे हैं तभी वो नाटक देखने लिया जाए। अगर वो नाटक देखने ले जाएगा तो वो उससे परिचित होगा, और वह मोबाइल पर जो वल्गर सीन देख रहा, क्योंकि वो रोक नहीं सकता है, उसकी मजबूरी है आज उसको मोबाइल खरीद करके उसको देना है, क्योंकि वो कहेगा ऑनलाइन पढ़ना है तो ऑनलाइन पढ़ने के लिए देगा, और वो कंट्रोल नहीं किया जा सकता है उस पर, वो देखेगा ही देखेगा। उसमें उसकी भी गलती नहीं है, क्योंकि किशोरावस्था जो होता है वह उसी समय में हम मोबाइल देते हैं, और वह भटकाव का समय होता है। अगर उसको उस दौरान हम नाटक से जोड़ दें तो शायद वो बच जाए, और बच न जाए बल्कि क्रांति हो सकता है। वो डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहता है, तो अगर वो नाटक देखे तो उसका झुकाव उधर हो। ये कई सारे एग्जाम्पल हमारे पास हैं जो हमने देखे हैं अपने यहाँ। इसके अलावा जो विद्यालय है, आजकल जो विद्यालय है वह एक व्यवसायिक केंद्र हो गया है, वह शैक्षणिक केंद्र नहीं है। विद्यालय की बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। हर विद्यालय में थिएटर यूनिट होना चाहिए। हालांकि ये भारत सरकार की तरफ से इस तरीके की योजना बनाई गई थी कि हर विद्यालयों में वहां पर थिएटर थिएटर की पढ़ाई होगी, लेकिन वह किन वजहों से ठंडे बस्ते में चली गई, वो उसका परिपालन नहीं हो पाया। लेकिन विद्यालय अगर यह चीज चाहे, विद्यालय अभिभावकों को विश्वास में लेकर के वह खुद एक विषय के रूप में, हालांकि कुछ बड़े शहरों में जैसे दिल्ली में, लखनऊ में, बंगलौर में, मुंबई में, वहां पर थिएटर की पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से होती है। लेकिन यहाँ पर अभी उसका छोटे शहरों में, या हम ये कहें कि पूरे देश में 95% शहरों में इसका अभाव है। तो विद्यालयों को जोड़ना होगा। दरअसल थिएटर जो है वह किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करने का सबसे सशक्त माध्यम है, और दूसरा कोई भी माध्यम नहीं है। डिप्रेशन को दूर करने का सबसे बड़ा माध्यम अगर है तो थिएटर है। स्पीच थेरेपी का सबसे बड़ा माध्यम है तो थिएटर है। और इसके अलावा थिएटर से इतने फायदे हैं, जैसे देखिए थिएटर जो है, जो स्टूडेंट होता है उसके अंदर एक जो सांप्रदायिक सद्भाव की भावना है वो पैदा करता है, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी पैदा करता है, बच्चों के अंदर एकाग्रचित्त होने की भावना पैदा करता है, बच्चों के अंदर सामूहिक जो सहभागिता होती है वो भावना पैदा करता है। तो इस तरीके से ढेर सारी अच्छाइयां, एक जो नैतिकता है, जो हम वेदों को नहीं पढ़ पाते हैं, ये जो नाटक है वो चारों वेदों का समुच्चय है। यह हमें उन बच्चों को समझाना होगा, लेकिन जब बच्चे बिगड़ जाते हैं तो फिर उनको समझाना बड़ा कठिन हो जाता है। जब उनको अश्लील फिल्में देखने की आदत पड़ जाती है, वह ठीक उसी तरीके से है मोबाइल देखना जैसे शराब पीना। शराब भी अगर हम कहते हैं तो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, लेकिन किस मात्रा में हमें समझना होगा। लेकिन अगर हम पता चल रहा है कि सुबह दोपहर शाम शराब पी करके तो आदमी तो अच्छे से अच्छा आदमी बर्बाद हो जाता है। तो जैसे शराब पी करके बर्बाद हो जाता है, आजकल जो मोबाइल आप देखिए, एक घर में अगर 8 लोग हैं, वो 8 लोग मोबाइल देख रहे हैं, तो परिवार किस तरीके से बर्बाद होता जा रहा है। तो हमें लगता है कि इस पर एक बहुत लंबी बातचीत हो सकती है कभी इस पर कि हमको थिएटर से क्या क्या फायदे हैं, किस तरीके से हम युवा वर्ग को इससे बचा सकते हैं, और इसी प्रयास में हम लगे हुए हैं। हमारा यहाँ जो हम थिएटर, अपना अभियान थिएटर चला रहे हैं, हमारा कभी उद्देश्य नहीं रहा कि हम केवल नाटक का मंचन करके, और नाटक का मंचन करके मैं ये तो नहीं कहूंगा कि कुछ पैसा कमा लें, क्योंकि नाटक से आप बहुत पैसा नहीं कमा सकते हैं। हाँ, यह है कि फिर भी आप अपनी अच्छी आजीविका चला सकते हैं।
आप मध्यम श्रेणी जीवन बिता सकते हैं। लेकिन नाटक से किस तरीके से हम अपने समाज को बचा सकते हैं, इस पर कभी एक अच्छी चर्चा मैं आपसे करना चाहूंगा। लेकिन जो हमारा थिएटर है, थिएटर से हम युवा वर्ग को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ये जो महोत्सव हम कर रहे हैं, इसमें कई विद्यालयों के बच्चों को आमंत्रित किया जा रहा है, जिनको निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उनके अंदर एक जो थिएटर की बेसिक नॉलेज है वो प्रदान की जा रही है। अभियान थिएटर की आपने बात की, तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप अभियान थिएटर के एक जर्नी के बारे में बताएं। 2002 के बाद जो जर्नी हुई, जब आपने शुरू किया तब से और अब में कितना फर्क आया और कैसी कैसी समस्याओं का आपने सामना किया है, ताकि हमारे दर्शक जाने कि किस तरीके से थिएटर को स्टार्ट करना और इस जर्नी को कंटिन्यू करना कितना मुश्किल भरा काम है और किस तरीके का काम है। दरअसल बहुत सारे संघर्षों का सामना करना पड़ा और बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन आया है, क्रांतिकारी बदलाव आया है। जब हमने शुरू किया था गोरखपुर में, तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, कोई भी संसाधन नहीं था, कोई एक जगह नहीं थी, पैसे का अभाव था, हमारे पास कलाकार नहीं थे। हमने जब शुरुआत की तो ऐसे ही शाम को 3-4 घंटे के लिए कहीं किराए पर कुछ जगह लेते थे, किसी विद्यालय से कोई हाल मांगते थे, बच्चों को बुलाते थे। दरअसल बच्चों को लोग जाने कि यहाँ प्रशिक्षण होता है, यह सूचना देना भी बहुत टफ काम हुआ करता था। लेकिन वो धीरे धीरे लोगों को लोग जाने, अखबारों के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, चारों तरफ पूरे शहर में सूचना देने का जो माध्यम पोस्टर बैनर होता है, उसके माध्यम से हमने देना शुरू किया, प्रशिक्षण देना शुरू किया। नाट्य मंचन में दिक्कत आती थी क्योंकि यहाँ पर कोई ऑडिटोरियम उस समय नहीं था, अभी वर्तमान में है, हालांकि वहाँ मंचन करना अभी भी दुरूह है क्योंकि बहुत कॉस्टली है उसका बुकिंग। तो शहर में कोई जगह न होने से, क्योंकि नाटक मंचन के लिए एक जगह होनी चाहिए, मंचन में बहुत खर्चे होते हैं, लाइट माइक, कास्ट्यूम, सेटअप, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उसमें बहुत सारी आर्थिक दुश्वारियां आई। लेकिन फिर धीरे धीरे हमारी वह आर्थिक दुश्वारियां दूर हुई, तो अल्प मात्रा में कुछ बच्चों से फीस लिया गया, कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ अनुदान मिला, और कुछ हमारे शहर में ऐसे लोग हैं जो आर्थिक दृष्टिकोण से संपन्न हैं और उदार हैं। तो ऐसे लोग जब हमारे कार्यक्रम को देखे, जाने, तो वे लोग हमसे जुड़े और उन लोगों का भी आर्थिक सहयोग हमें मिलना शुरू हुआ। और आज तो स्थिति यह है कि अभियान थिएटर ग्रुप भारतवर्ष की कुछ प्रमुख और लोकप्रिय थिएटर ग्रुप में इसकी गिनती होने लगी, चाहे वह कलाकारों के सिलेक्शन के मामले में हो, चाहे वह गुणवत्तापूर्ण नाटक के मंचन के मामले में हो, चाहे वह बड़े राष्ट्रीय स्तर पर नाट्य समारोह के मामले में हो, चाहे वह बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण के मामले में हो। हर दृष्टिकोण से पूरे भारतवर्ष में अभियान थिएटर ग्रुप बड़े ही सम्मान के साथ इसका नाम लिया जाता है। गोरखपुर रंग महोत्सव 2024 का आयोजन कर रहे हैं आप, तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि कब से कब तक और उसमें किस किस दिन क्या क्या प्रोग्राम है, ताकि दर्शक हमारे आके रंगमंच का लाभ उठा सकें। ये दूसरा गोरखपुर रंग महोत्सव है और यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रंग महोत्सव बन चुका है, जो 23 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक बाबा योगी गंभीरनाथ ऑडिटोरियम तारामंडल गोरखपुर में आयोजित किया जा रहा है। इसमें भारतवर्ष की चुनिंदा राष्ट्रीय स्तर की 5 संस्थाएं शिरकत कर रही हैं। पूरे देश से 140 रंगकर्मी इन 5 दिनों के दौरान आएंगे, जिसमें पहले दिन भारत के सुप्रसिद्ध फिल्म और रंगमंच के अभिनेता सौरभ शुक्ला आ रहे हैं। वह खुद परफॉर्म करेंगे, उनका नाटक है बर्फ जो कश्मीर की समस्या पर है। दूसरे दिन भोपाल की टीम है, बंसी कौल जो पद्मश्री से सम्मानित हैं, उनके निर्देशन में एक नाटक का मंचन होने जा रहा है जिसका नाम है जिंदगी और जोंक, जिसे अमरकांत, सुप्रसिद्ध कथाकार अमरकांत ने लिखा है। तीसरे दिन का मंचन कलकत्ता की एक संस्था है रंगकर्मी, जिसकी संस्थापक अध्यक्ष रही हैं उषा गांगुली, जो भारत की मशहूर रंग निर्देशक रही हैं, पद्मश्री से सम्मानित हैं। उनकी संस्था आ रही है नाटक करने।
चौथे दिन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित भारतेंदु नाट्य अकादमी का नाटक मंचन होने जा रहा है, जो वहाँ के निर्देशक विपिन सिंह हैं, उनके निर्देशन में। उस नाटक का नाम है निर्माण से निर्वाण तक। और पांचवें दिन बरेली के सुप्रसिद्ध सर्जन हैं डॉक्टर ब्रजेश्वर सिंह, उनकी संस्था है रंग विनायक रंगमंडल, उनका एक प्ले है द अवेकनिंग्स, उसका मंचन होने जा रहा है, जो प्रतिदिन ये शाम को 6 बजे से 9 बजे तक मंचन होगा। लेकिन उसके पहले 1 घंटे का विमर्श भी है। तो विमर्श में भी भारत के सुप्रसिद्ध बड़े निर्देशक आ रहे हैं, बड़े विद्वान आ रहे हैं, जैसे चंडीगढ़ संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष सुदेश शर्मा जी हैं, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के एकेडमिक काउंसिल के मेंबर अमित बनर्जी जी हैं, मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा के संस्थापक निदेशक संजय उपाध्याय जी हैं, अंडमान निकोबार से पद्मश्री से सम्मानित और बड़े फिल्मकार हैं नरेश चंद्र लाल जी भी आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष जयंत खोत जी हैं, आ रहे हैं। इस तरीके से पूरे भारतवर्ष में कई सारे रंग निर्देशक साहित्यकार आ रहे हैं। उस दौरान हमारे बीच में जो इस कार्यक्रम का उद्घाटन 23 तारीख को शाम 5 बजे से होगा, सुप्रसिद्ध साहित्यकार साहित्य अकादमी के अध्यक्ष पद्मश्री से सम्मानित प्रोफेसर विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी जी रहेंगे, और राज्यसभा भारत सरकार के उपाध्यक्ष हरिवंश जी इसका उद्घाटन करेंगे। यहाँ के माननीय सांसद रवि किशन जी रहेंगे, जो 23 तारीख की शाम को 5 बजे से उद्घाटन करेंगे। दर्शकों से क्या अपील करेंगे कि किस तरीके से वो आए और कैसे किस समय आए और किस तरीके से आए, ताकि वो रंगमंच का आसानी से जो भी है देख सकें उसको। जैसे यह राष्ट्रीय स्तर का एक बड़ा कार्यक्रम है, इस तरीके का आयोजन जल्दी होना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत बड़े खर्च होते हैं, लंबी तैयारियां होती हैं, पूरे देश के कई सारी नाट्य संस्थाओं को आमंत्रित करने में बहुत दिक्कत होती है। ये 3-4 महीनों की तैयारी के बाद ऐसा आयोजन हो पाता है। चुनिंदा नाट्य संस्थाएं, चुनिंदा रंग निर्देशक, भारत की मशहूर नाट्य संस्थाएं आ रही हैं, तो जो हमारे यहाँ आम नागरिक हैं, जो कला प्रेमी हैं, वो बाहर जा करके उनके लिए इस तरीके का नाटक देखना संभव नहीं हो पाता है। तो अगर विशेष प्रयास करके अपने शहर में नाटक हो रहा है, तो ये उन सभी लोगों को आकर के देखना चाहिए। हालांकि पिछले वर्ष जब हम किए तो 5 दिन पूरा हॉल खचाखच भरा रहता था, बहुत भीड़ होती है। तो सभी दर्शकों से हमारा अपील यही है कि 5 दिन वे आवें, नाटक देखें। हाँ, यह जरूर है कि चूंकि 1100 की सीट है, प्रतिदिन भीड़ कम से कम 3 से 4 हजार होती है, तो सीट मिलने में दिक्कत होती है। तो उन सभी लोगों से अनुरोध है कि वे 15-20 मिनट पहले आकर के अपनी सीट ले लें, और इसमें कोई शुल्क नहीं लगता है, ये निःशुल्क प्रवेश है, इसमें कोई टिकट नहीं है, तो सभी लोगों के लिए ये ओपन एंट्री है। तो बस यही केवल निवेदन है कि वे 15-20 मिनट पहले आकर के अपनी सीट ले लें और आवें, नाटक देखें, इसका आनंद लें। और इस महोत्सव को, इस जो गोरखपुर नाट्य महोत्सव हो रहा है, रंग महोत्सव हो रहा है, इसको, यह उनका अपना महोत्सव है, गोरखपुर का महोत्सव है, गोरखपुर के लोगों का महोत्सव है। तो वे लोग आवें, इसको देखें। वहाँ पुस्तक प्रदर्शनी भी लग रही है, और भी एग्जीबिशन वहाँ लग रहा है, पेंटिंग एग्जीबिशन लग रहे हैं, तो वे वहाँ भी देखें, उसका भी लाभ लें। तो हमारे साथ आपने इतना अच्छा समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि भविष्य में भी जब भी थिएटर पे या इस तरह के कार्यक्रमों के बारे में हम बात करें, तो आप हमें थोड़ा सा समय दें। अभी हमारे साथ थे एस.एन. पांडे जी, और लगातार अन्य खबरों के लिए बने रहिए जनस्वराज।